So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। और आज के टॉपिक्स जो हैं एक एक करके वी विल डिस्कस। सो एक पहला टॉपिक है जुमोइर बिनंदनी करके है, कल्चरल कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, कल्चर पार्ट है। पीर पांजल रेंज एंड इंटरनल सिक्योरिटी, तो बॉर्डर मैनेजमेंट का एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और जो प्रश्न है वो ऐसे ही फ्रेम होते हैं, यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट सच टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर पीएम विजिट टू यूएस, जो प्राइम मिनिस्टर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट है यूएस के अंदर, दैट विल डिस्कस। आईआर का टॉपिक है, कई डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। स्टेट रैली अगेंस्ट यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, आज भी टॉपिक है, तो पॉलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सऊदी समिट, जिसे मिनी अरब समिट भी कहते हैं, तो ये भी आईआर का टॉपिक है। फिर आपको मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है। सो आई फॉरगेट टू ऐड ऐसे क्वेश्चन बिकॉज आज सैटरडे है, तो सैटरडे को ऐसे का टॉपिक रहता है। और संडे का जो टॉपिक्स हैं वो आपके मंडे को पूरा कवर्ड होंगे। और संडे के दिन वी विल कवर जो 5 AM सीरीज़ होती है ना, उसका एक वीकली बेसिस पे वी विल डिस्कस। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स जो हैं उस नाम से एक डिस्कशन जो है दैट विल बी देयर। तो प्रीलिम्स, जो वीकली प्रीलिम्स करंट अफेयर करके एक जो है वो मैं आपको संडे को डाल दूंगा। आप जस्ट गो थ्रू इट, जो भी पूरा कंटेंट का कंपाइलेशन है दैट विल बी देयर। तो वो एक बार में आप लोग अपना गो थ्रू हो जाना। स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट हैज़ मैनी चैलेंजेस एंड जोग्राफी ऑफ द रीजन इज़ वन ऑफ देम। अब इसमें आपको 15 मार्क्स में लिखना है। तो हाउ यू शुड प्रोसीड दैट देयर आर मैनी चैलेंजेस एंड जोग्राफी ऑफ द रीजन इज़ वन ऑफ देम। तो जोग्राफी ऑफ द रीजन यू हैव टू एलोबरेट। फिर आप आकलन प्लस का हिस्सा बन सकते हैं, अपने आंसर को इवेलुएट कराने के लिए आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद यू कैन कनेक्ट विथ मी, ये आपका नंबर है, इस पर कोई क्वेरी है तो आप नंबर में मैसेज कर सकते हैं और अपने आंसर सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। क्रैश कोर्स इस साल के प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मतलब एक बैच हो चुका है, दूसरा बैच है 25 फेब से आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और 20% आपका ऑफ रहेगा। और इसमें तो अभी 50% इसमें ऑफ नहीं होगा, ऑलरेडी इसका प्राइस जो है 4300 है और 20% ऑफ करने के बाद इसका प्राइस अराउंड 34-3500 हो जाएगा। तो आपको बस वो सारी चीज़ें गो थ्रू होनी है, क्लासेस करनी है, जो जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनको गो थ्रू होना है, पूरा कंप्लीट करना है। और अगर आप जितना कंटेंट दिया जाए उसको अगर आप कवर करेंगे तो यू विल श्योरली यू विल जो है आप अच्छा कर पाएंगे प्रीलिम्स के अंदर। 2 साल का प्रीलिम्स करंट अफेयर का भी कोर्स सेपरेट है, बट क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर का कोर्स भी है। प्लस ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या saurabpandeyupsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना। आप लैपटॉप में भी क्लासेस करते हैं, saurabpandeyupsc.com पे जाके लॉगिन बटन पे जाना है। कोई क्वेरी है तो नंबर याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज जुमोइर बिनंदनी, अ कल्चरल डांस ट्रेजर। कल्चर का पार्ट है, कल्चर इन जनरल प्रीलिम्स में भी प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम होता है। सो कल्चर का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कल्चर इम्पोर्टेंस की बात करें तो जुमोइर भी एक ट्रेडिशनल डांस है, ट्रेडिशनल डांस आपका है। और ये जो ट्रेडिशनल आपका डांस है एंड ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल डांस है और गुवाहाटी आसाम के अंदर ये आपका डांस आपका रहता है। तो ये एक जुमोइर बिनंदनी ट्रेडिशनल डांस है, इसमें जो आसाम शायद नहीं मेंशन्ड है, तो दैट आई विल ऐड। तो ये आसाम के अंदर ये सेलिब्रेट आपका जो है किया जाता है। और इसमें देखो सारा इसमें मेंशन है कि जो डांस परफॉर्म किया जाता है फोक म्यूज़िक में रहता है, एक्सप्रेसिव मूवमेंट होता है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं। और स्पेसिफिक एरिया जुमोइर बिनंदनी बोस्ट जो है, तो ये एक स्पेसिफिक एरिया वहीं से डांस का ओरिजिन हुआ है, जो कि आसाम का रीजन है, वहाँ पे लोकेटेड है। कम्युनिटी परफॉर्म जो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स में ये कम्युनिटी कॉमनली जो है फेस्टिवल के दौरान ये परफॉर्म आपका किया जाता है। एंड यहाँ पे कोरियोग्राफी और सब रिदम मूवमेंट है, स्टोरी टेलिंग, ये सब कुछ आपका होता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज के उसमें भी हम इसको देखते हैं। अब कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखो आप, ये इतने सारे लोग हैं डांस कर रहे हैं, अब आप सोचो कि ये जो चीज़ें हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे इंसान आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज। कल्चर बना किस लिए है? कल्चर एक ऐसा है कि इमोशनल सेंस में वी आर एबल टू कनेक्ट आवर सेल्फ किसी भी तरीके से। कल्चर का कोई भी कंटेक्स्ट लेंगे, बट इंसान जो है वो आपस में कनेक्ट हो, अपने आप को एक्सप्रेस करे। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे देखो, मतलब ये चीज़ मेरी आप याद रखना, आप ठीक है, इस व्यू पॉइंट को आप कैरी कर सकते हैं और अपना व्यू पॉइंट भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दें और एक्सप्रेस करें। कि जब भी देखो क्या है कि जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं और फिर सोचते हैं
सिंपल सी बात है। तो पहले क्या होता था कि जो हम सोचते हैं तो वो हम एक्सपीरियंस करते थे, फिर उसके बारे में सोचता है। आज के टाइम पे क्या है कि जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन है या कोई भी चीज़ आप देखोगे ना, तो उसको हम देखेंगे, और क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे देखते हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचते हैं। तो माइंड एक अजब तरीके से मतलब डेवलप हो रहा है, जिसमें जो हमारी सोच है ना वो कंट्रोल नहीं हो पाती। सोच का मतलब कि बहुत सारे थॉट प्रोसेस लगातार आते रहते हैं। तो ये है, जैसे है ना, जैसे ऐसे मानो कि एक पाइप से पानी जा रहा है, ठीक है। अब उस पाइप के जहाँ जैसे प्रॉपर, अब कभी आप खेत गए होगे तो मोटा सा पाइप होता है, पतला होता है, मोटा सा पाइप होता है, उसको ऐसा ज़मीन पे रखा रहता है। तो उसमें से पानी, जैसे मान लो कुएं से वो पाइप आ रहा है और फिर वो पानी लेकर जा रहा है, तो उसमें कोई छेद नहीं है, तो आराम से जहाँ पे वो ओपन होगा वहीं पानी जाएगा। तो इसी तरीके से पहले के टाइम पे जब हमारे विचार हैं वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते थे, तो एक विचार डेवलप होता था, फिर वो विचार स्ट्रांग होता था। ऐसा है। अब आप ऐसा मानो कि पानी जा रहा है, अब उसमें आपने छोटे छोटे छेद कर रखे, तो ऐसा जैसा फव्वारा होता है ना, जिस तरीके से पानी फव्वारे की तरह निकलता है, वैसे हमारे विचार निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही समय में, बिकॉज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, बहुत चीज़ें देख रहे हैं। तो विदाउट एक्सपीरियंसिंग वी आर सीइंग सो मैनी थिंग्स, कि हमारे थॉट्स बहुतों को लेके आ रहे हैं। तो माइंड भी उसी तरीके से, मतलब जो है विचार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। और उसके लिए फिर आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, मेडिटेशन एंड ऑल। तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फिजिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। तो ये आप हमेशा से याद रखना आप। और जब भी आप बच्चों का अपब्रिंगिंग हो या हम अपने लेवल पे देखें, तो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ अ कल्चरल इवेंट्स, कुछ फिजिकल इंटरेक्शन एंड ऑल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडिया पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल होल्ड फ्लैग मीटिंग पीर पांजल वैली में है, जहाँ पे टेंशन है। एलओसी की बात अगर किया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंडिया पाकिस्तान है, तो इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये देखो, ये प्रश्न आपका जीएस पेपर 3 बॉर्डर मैनेजमेंट का बनता है। कोई भी टॉपिक अगर हम कवर करता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको वीकली, मंथली एक बुक टाइप लेकर आऊँगा, समरीज रहेगी हिंदू की। अब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मन में कि किया जाए, लेकिन दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ पे एक समरी फॉर्म में आपके लिए ये आई विल ट्राई कि आपके लिए आए। जैसे पूरा आप फटाफट बुकलेट टाइप रहेंगे, तो आप उनको रिवाइज कर लो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो ज्योग्राफी की बात करें तो पीर पांजल रेंज जो है ये किसका हिस्सा है? वेस्टर्न हिमालयन रीजन का हिस्सा है। नीलम रिवर से लेके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक आपका ये लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ ट्रैकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। उसके बाद माउंटेन्स आपके, जैसे मैं थोड़ा मैप ही से आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पीर पांजल रेंज है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पीर पांजल रेंज है, और इधर ये काराकोरम है, और ग्रेट हिमालय है, ये शिवालिक है, और ये पीर पांजल रेंज आपके लोकेटेड है। और इस पे अभी लेटेस्ट जो, जैसे आप समझो कि ये जैसे ये पीर पांजल रेंज और ये राजौरी, पुंछ, उरी जो आसपास लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं ना कई, तो वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घना जंगल भी होगा, कहाँ से क्या रास्ता निकल पाता है तो वो भी थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता इतना। तो वहाँ से जो ये टेररिस्ट होते हैं पाकिस्तान से, वो एंटर कर जाते हैं, और वो काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में भी ये बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, किसी भी रीजन का ज्योग्राफी। अगर आप इंडिया की बात करोगे, जैसे स्पेसिफिकली इंडिया की बात करोगे, तो बहुत सारी चीज़, जैसे अगर आप इधर जाओ, बॉर्डर मैनेजमेंट में बड़ा चैलेंज माउंटेन्स आ जाता है। इधर आप देखोगे माउंट, जैसे अगर आप ये मैप इंडिया का देखो तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे इधर अगर आप जाओ, ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट है, मतलब खासतौर से ये जो इलाका है। फिर इधर आप जाओगे, ये पूरा रीजन है, तो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये चीज़ें आ जाती हैं बॉर्डर। इधर आप चले जाओ, जैसे नेपाल का जो रीजन है, तो ओपन बॉर्डर है, और प्लस रिवर्स और ये माउंटेन्स और ये सब है। इधर रीजन देखोगे तो यहाँ भी यहाँ ओपन बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर मतलब ओपन बॉर्डर इन द सेंस कि जैसे फ्री मूवमेंट जोन है, नॉट ओपन बॉर्डर, फ्री मूवमेंट जोन है। तो फ्री मूवमेंट जोन कुछ 22 किलोमीटर का के आसपास का एरिया है। तो म्यांमार से बहुत सारे इंसर्जेंट वहाँ से घुस आते हैं। जो नागा कल्चर कंटिन्यूटी के लिए रखा गया, बट वो किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी रिवर अपना कोर्स चेंज करती रहती है। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो रिवर का एक बड़ा कोर्स चेंज करना, फ्लड आना, इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाता है, ये सारा है। इधर आप जाओगे तो समुद्र है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझना है। जैसे इधर भी आप जाओगे, क्रीक्स हैं, पाकिस्तान का जो रीजन है, क्रीक्स एंड ऑल है, तो उनको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो ये भारत के बॉर्डर को समझना, इसलिए भारत में जो बॉर्डर है उसको मैनेज करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, वो आसान नहीं है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर इफ़ यू टॉक अबाउट बॉर्डर मैनेजमेंट, तो बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हो तो ये इजी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग।
ठीक है। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, वेरी हाई जोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो एक बड़ा फैक्टर जो है वो आपके लिए बनता है, तो ये समझना। अब इसमें एक चीज़ और भी है, एक स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी होती है, बकरवाल कम्युनिटी है। तो ये हर्डिंग कम्युनिटी, जैसे भेड़ हैं होती हैं उनको लेकर जाते हैं, तो पीर पांजल माउंटेन्स और कश्मीर के बीच का रीजन है, तो वहाँ पे वो जाते हैं। तो वहाँ पे वो क्या होता है कि मतलब एक स्टडी ये कहती है कि वो जब वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ढोक। ढोक बेसिकली टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर होता है, तो बनाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ जाते हैं वो जानवरों को लेके अपना, तो वो भी तो कहीं रहेंगे, तो वो वुड और मड वुड हाउस टाइप बना देता है, तो वो ढोक जिसे बोलते हैं। अब यही मड वुड जो हाउस बनाए जाते हैं, यही जो ये टेररिस्ट एंटर करते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो अब वो तो जो बनाते हैं वो तो अपने लिए बनाते हैं, क्योंकि वो आज से नहीं बना रहे हैं, हज़ारों साल से, मतलब जब से वो होंगे इधर से उधर जब मूव करते होंगे, तो वो अपना जब जानवर वहाँ हैं तो वो अपने रहने के लिए बना लेते हैं। बट ऐसा जो चीज़ है इसको आप कह सकते हो कि यूज़ कर लिया जाता है कहीं ना कहीं, इंसर्जेंट जो ग्रुप हैं या टेररिस्ट ग्रुप हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं अपने हथियार रखने के लिए, दूसरे कई पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बॉर्डर मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण जीएस पेपर 3 का हर साल कोई ना कोई प्रश्न आता ही है, तो मेंस में ये चीज़ आती है, ठीक है। मैं जल्दी आपके लिए मेंस मॉड्यूल पूरा लेकर आऊँगा जिसमें सारे पेपर्स कवर्ड होंगे, आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूएस विजिट व्यूड थ्रू इंडस्ट्री बिजनेस लेंस, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यूएस इंडिया यूएस रिलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, इंडिया एंड यूएस रिलेशन। तो कुछ पॉइंट्स इसको गो थ्रू होता है, इसको डिस्कस करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि थीम्स आप जैसे मान लो आप सिलेबस को रीड करते हो, जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, सिलेबस के थीम को आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से मैच करना आना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक दे शुड नॉट बी इंफॉर्मेशन बेस्ड। अगर बहुत टॉपिक को आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस पर लेकर जा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक को समझना है, और कोई भी टॉपिक के कंटेंट की लिमिटेशन हैज़ टू बी देयर, लाइक 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं। पढ़ने को तो फिर बहुत चीज़ें हो जाती है, एक टॉपिक को पढ़ो तो उसमें 50 किताबें लिखी हैं, यू कॉन्ट रीड सो मैनी बुक्स, सो यू हैव टू लिमिट योर, लाइक आपको लिमिट करना है, यू हैव टू लिमिट थिंग्स, एंड लिमिट इन द सेंस दैट यू नो कि है ना, यू हैव टू लिमिट थिंग्स, यू नो कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स यू नो मतलब मुझे इस टॉपिक के लिए इतना कवर जो है वो करना है। अब लास्ट वीक में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने विज़िट भी किया, जो यूएस है उसको विज़िट भी किया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विज़िट किया गया है, और इसमें इंडिया यूएस रिलेशंस, जो इंडियन यूएस रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात आपकी की गई है। सो दिस हैज़ द पोटेंशियल जिसके माध्यम से इट कैन रीशेप द इकोनॉमिक लैंडस्केप दोनों नेशन में। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंडिया और यूएस की बात अगर करें तो ये एक रोबस्ट है, और दूसरा मतलब हम लोग ना पार्टनरशिप हम इंक्रीज़ करने की बेनिफिट करें, क्योंकि देखो क्या है कि अभी यूएस एक बड़े अप्रोच में जा रहा है जिसमें वो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी जो है वो डेवलप कर रहा है। वो एक ऐसी चीज़ फॉलो कर रहा है, मतलब पहले होता है ना कि पहले पहले के टाइम पे जो भी चीज़ें इसने की हैं, वो एक डेवलप्ड देश है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो डेवलप्ड देशों ने हैं उन्होंने एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन किया है, उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया है, और अब वो चाहते हैं कि वो कुछ ना करें, वो कोई भी ऐसी रियायत ना दे, और वो बेसिकली अपने आप को मतलब कि भाई तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, जैसे इंडिया के लिए बोला कि आप भी टैरिफ लगा तो हम भी लगाएंगे, फिर वो एलन मस्क और ये है वो कहेंगे हमें अपना मार्केट का एक्सेस तो नहीं दोगे तो हम ये करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है देखने को अब एक नई टेंडेंसी जो है इकोनॉमिक लेवल पे यूएस के द्वारा जो है वो देखने को मिल रही है, वो एक टिट फॉर टैट है, ठीक है। जैसे बच्चे पहले हुआ करते थे, हुआ क्या अभी भी होते ही हैं, तो मतलब बच्चे जो होता है ना कि तो अब तुमने मेरी पेंसिल ले ली तो मैं तुम्हारा पेन लूँगा, ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बता दूँगा, तुमने मेरी बात मम्मी को बताई, मैं भी बताऊँगा मेरी मम्मी को। तो इस टाइप का जो है, इस टाइप का होता है ना, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं कि भाई तुम कर रहे हो तो मैं भी करूँगा, तुम, उस टाइप का अप्रोच इस समय यूएस का भी है कि अब तुम टैरिफ लगा रहे हो तो मैं भी लगाऊंगा, तुम ये कर रहे हो। भाई जो तुमने दूसरे देशों का एक्सप्लॉइटेशन किया है वो छोटी चीज़ थोड़ी ना है, मतलब इकोनॉमिक सेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट, अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करते हुए, आपने मार्केट एक्सेस लेते हुए, रॉ मटेरियल्स जो है देशों का, डेवलपिंग देशों का यूज़ करते हुए आप इतना डेवलप्ड हो गए, और अब अभी आपको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको कोई किसी भी प्रकार का आप जो है एक रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक मतलब जैसे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के बोले ना कि अभी यूएस के साथ हमें आउट ऑफ सिलेबस टाइप डिप्लोमेसी करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं कि वो क्या पर्सन क्या करना चाह रहे हैं, वो है ना। तो यहाँ पे देखो आइडियोलॉजिकल लेवल पे या किसी और लेवल पे एक
एक सिमिलैरिटी होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये चीज़ हमें देखनी है कि इस सिचुएशन को हम अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कैसे देखें। अब आप ये देखो कि भारत का शेयर मार्केट डाउन है। शेयर मार्केट अगर आप डाउन के पीछे का रीज़न देखोगे तो एक रीज़न ये भी है कि इतने सारे टैरिफ प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी, तो भारत की जितनी कंपनीज है वो इससे बहुत असर पड़ेगा उनके ग्रोथ के ऊपर। दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट। बहुत सारी जो भारत की कंपनीज़ हैं, अब जब बड़ी कंपनीज यूएस की यहाँ पे इंडिया, मान लो आप ऑटोमोबाइल ले लो, टेस्ला आ जाएगी, तो आपको क्या लगता है भारत की कोई महिंद्रा और जो है वो टाटा जो है वो उनसे कम्पीट कर पाएंगी? नहीं कर सकती हैं। वो हाईली टेक्नोलॉजी जो कंपनी, मतलब जैसे एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस में वो भेज रहा है, तो उसके द्वारा बनाई गई कार की जो एफिशिएंसी होगी वो टाटा महिंद्रा थोड़ी ना मैच कर पाएंगे। फिर स्टेटस सिंबल और ये, तो चीप लेवल पे जैसे ही वो मार्केट में वो कारें उतरेंगी भारत का, तो जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, वो पूरा डाउन हो जाएगा। और उसके बाद उसमें आप ये मानकर चलो कि जो शेयर मार्केट है, मतलब उन कंपनी से रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो भी डाउन हो जाएंगे। टेस्ला वस्ला उनके शेयर्स हावी हो जाएंगे। ये आपको देखने को मिल सकता है। फ्रॉम ट्रेड टू टेक्नोलॉजी हमने कहा है कि वी आर एक्सपेक्टेड कि हम जो है मतलब दोनों देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपके डेवलप होंगी। ग्लोबल सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन की बात करें, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने की बात करें, डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन की बात करें। ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब जो विश्व की जो सप्लाई आपकी होती है चीज़ों को, तो जैसे हम अपने देश के अंदर वी आर टेकिंग समथिंग। अब हम रॉ मटेरियल के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, वी आर डिपेंडेंट, चीन पर हम काफ़ी हद तक निर्भर हैं। सो इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, अगर हम चाइना पे थोड़ा बहुत निर्भरता अगर हमारे अंदर बनी हुई है, तो उसका चाइना कैन एक्सप्लॉइट ऑल्सो। चाइना उस चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन भी कई हद तक कर लेता है। अब हमें भी अपने आप को उस लेवल से प्रोटेक्ट भी करना है कि यार एक्सप्लॉइटेशन की स्थिति ना बन पाए। तो वहाँ पे क्योंकि चाइना वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन की तरफ चला जाता है, तो वी हैव टू सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव। इवन यूएस भी चाहेगा कि एक अल्टरनेटिव डेवलप हो, तो वहाँ पे हम लोग अपने ग्लोबल सप्लाई चेन्स का इंटीग्रेशन करना, कि सप्लाई चेन चीज़ों को लेके मेंटेन रहे। सप्लाई चेन का मतलब है कि अगर इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट, यू नीड सम रॉ मटेरियल, तो यू गेट द रॉ मटेरियल ईजिली, एंड इफ़ यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट, यू गेट द मार्केट ईजिली। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द सप्लाई चेन। सो सप्लाई चेन हैज़ टू बी प्रॉपरली वेल इंटीग्रेटेड। फिर यू हैव दे टॉक अबाउट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो कई फर्स्ट फेज ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसके माध्यम से जो ट्रेड बैरियर्स और ये सब हैं तो वो रिड्यूस हों। तो यूएस की कंपनी भारत में एक तरीके से जो है इन्वेस्ट करे, लगभग $500 बिलियन इन ट्रेड बाय 2030 अचीव करने की बात की है। फोकस जो है मेनली इंडस्ट्रियल गुड को एक्सपोर्ट किया जाए फ्रॉम यूएस टू इंडिया। लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस जो है वो आपके किए जाएँ। टेक्नोलॉजी की बात करें, जो पहले आईसीटी इनिशिएटिव, उसका नाम अब ट्रस्ट रखा गया, दैट इज द यूएस इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट है। तो ये भी क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेटजिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप दोनों के बीच में हो। यहाँ पे एआई और इनोवेशन पे फोकस किया गया है। दोनों देशों ने एआई इकोनॉमी, देखो एआई बहुत चीज़ों को रिप्लेस करेगी। यूएस की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे भारत के अंदर भी हैं, और भारत के बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स उन कंपनीज में काम कर रही हैं, तो उनका जो वर्क है दैट इज़ बेसिकली रिप्लेस्ड बाय, जैसे मान लो कोई आईटी प्रोफेशनल कोडिंग कर रहा है या कुछ भी दुनिया भर के डेटा एनालिटिक्स कोई कर रहा है या कुछ कर रहा है, उस काम को दैट कैन बी डन बाय द एआई वेरी इजीली। इंसान में मतलब हम आप नहीं कर पाएंगे, दैट कैन बी डन बाय एआई सिस्टम, अगर वो प्रॉपर ट्रेंड है। तो यहाँ पे एआई इकोनॉमी डेवलप होगी, एआई बेस्ड चीज़ें होंगी। तो यूएस इंडिया का जो रोड मैप हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो उसमें भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे डेटा सेंटर, एआई मॉडल्स, बहुत सारे लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे भी जो फंड इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी सारी फंडिंग्स और ये देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर भी एक अलग तरीके से है, ये है द एग्रीमेंट फॉर को प्रोडक्शन फॉर वेरियस डिफेंस सिस्टम विल प्रमोट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट आपका देखेंगे आपका होगा। एनर्जी कोऑपरेशन वाज आल्सो क्रिटिकल एरिया, एनर्जी कोऑपरेशन भी चर्चा हुई, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं। और देयर इज आल्सो डिस्कशन ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। वी वांट टू डाइवर्सिफाई आर एनर्जी, जहाँ से हम जनरेट करते हैं। वी वांट टू यूज़ न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वी वांट टू यूज़ दैम एंड वी वांट टू यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए भी हमें क्या है कि बहुत ही जैसे वी नीड टू हैव अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि छोटे भी होते हैं, इजीली मैनेजेबल भी हैं, प्लस सेफ्टी कंसर्न आर लेस। तो इस पर भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन है ना, तो यहाँ पे हम लाइक एक हाइड्रोकार्बन जो प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस किया जा सके, और
एक तरीके से उसका अल्टरनेटिव भी हम सर्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो नेट जीरो टारगेट है, जो हम नेट जीरो एमिशन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें जो कार्बन का एमिशन कम से कम हो और एमिशन और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो बैलेंस करे एक दूसरे को, तो उस स्थिति तक हम रीच कर सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में यू हैव इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। तो जैसे वो पूरा इंडिया से लेके पूरा होते होते सऊदी अरेबिया से होते होते इज़राइल से होते होते और फिर जाके आपका इटली ग्रीस यहाँ से होते होते ये कॉरिडोर पूरा डेवलप हो रहा है। अब इसी कॉरिडोर को स्मूथ बनाने के लिए किसी भी प्रकार का, जैसे मान लो कि ये कॉरिडोर जा रहा है, अब वहाँ पे बहुत सारा टेंशन है या रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट है या कोई कन्फ्लिक्ट की स्थिति इस कॉरिडोर के अलॉन्ग है, क्योंकि कॉरिडोर में रेल, रोड, समुद्र का रास्ता सब कुछ है। तो उसमें अगर मान लो इसराइल के अलॉन्ग जो है एरिया या वेस्ट एशिया में कहीं पे काफ़ी अधिक डिस्टर्बेंस है, तो जो कॉरिडोर की जो एक इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है कि कई प्रयास किए जा रहे हैं, प्लस दोनों साथ में मिलकर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करें उस पर भी बातचीत आपकी चल रही है। फिर हायर एजुकेशन कोऑपरेशन की भी बात आपकी की गई है। तो यहाँ पे कई स्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपसेस बाय लीडिंग यूएस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो ये भी इंडियन स्टूडेंट्स विथ मोर अपॉर्चुनिटी एंड कंफर्ट वो आपका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये है। अब देखो ये जो मैं आई एम प्लानिंग की मंथली जो आपका हिंदू का सेशन आएगा, हिंदू का समरी टाइप जो बुक आएगी, तो उसमें ये माइंड मैप्स होंगे। अब मैं प्रॉमिस तो कर देता हूँ, बट टाइम कंस्ट्रेंट इतना रहता है क्योंकि कोर्सेज इतने सारे चल रहे हैं, उनको कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करना और ये टाइम ही नहीं बचता है। तो ये बहुत है कि आपको मिल जाए तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा उसको करना, चीज़ों को करना बहुत आसान जो है वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो आई एम प्लानिंग कि फिर ऐसे जो माइंड मैप्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मेंस क्वेश्चंस हैं, तो सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशंस हैं, वो सब कुछ हो जाए। और फिर वीडियो आपको देखना है तो आप वीडियो जो है उसके माध्यम से कोर्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने जो आपसे डिस्कशन किए हैं, तो वही सारे फैक्ट्स हैं। फटाफट इन फैक्ट्स के बेसिस पर आप रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेलीगेटेड। यहाँ पे देखो ये पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। इसमें एक चीज़ जो डिस्कशन का आता है वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और फिर जैसे अब यूजीसी का ड्राफ्ट है उस पर तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है बहुत डिटेल में, बट जो पॉइंट्स आज के लिए हैं तो वो भी हम लोग वी विल गो थ्रू। तो पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म कॉल्ड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये आपको कवर नहीं मिलेगा, बट दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी प्रीलिम्स में है और बहुत हाई पॉसिबिलिटी मेंस में है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए फ्रेम होगा इस साल। ये इस साल प्रीलिम्स या मेंस में इस टॉपिक से बहुत चांसेस हैं प्रश्न बनने के। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे रिफर्स टू द लॉ, मतलब जैसे देखो सिंपल सी बात है, डेलीगेट करना। तो जैसे मान लो पार्लियामेंट ने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया, जैसे पार्लियामेंट ने बना दिया एक बेसिक फ्रेमवर्क किसी लॉ का। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे मान लो यूजीसी को, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, हायर एजुकेशन करने, यूजीसी को पावर दे दिया कि आप जो है इसी फ्रेमवर्क के विदिन आप जो है एक तरीके से अपना जो लॉ है वो फ्रेम कर सकते हो। मतलब एग्जीक्यूटिव को लॉ बनाने की पावर मिल गई। ऑल्दो वो आप कह सकते हो कि बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो पार्लियामेंट लेकर आ जाता है। जैसे अगर ये सिंपल सी चीज़ है कि आपको आटा दे दिया जाए, अब उसका आप रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, आपके ऊपर है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको बेसिक फ्रेमवर्क लॉ पास होकर पार्लियामेंट से मिल गया। अब उसमें आप जो है विद इन दैट फ्रेमवर्क आप अपने एग्जीक्यूटिव, मतलब मान लो हायर एजुकेशन केस में यूजीसी जो है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेकर आ सकता है, लॉ जो है फ्रेम कर सकता है। तो ये चीज़ क्या है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा होता है, जो पेरेंट लेजिस्लेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इससे होता क्या है कि देखो हर छोटी छोटी चीज़ में पार्लियामेंट लॉ पास नहीं कर सकता, तो इससे एक अडाप्टेबिलिटी आती है। मतलब जो भी डिटेल, इट अलाउज डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं, तुरंत प्राइमरी लेजिस्लेशन को पेरेंट लेजिस्लेशन को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को एडजस्ट करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है। की डिफरेंस जो है अथॉरिटी प्राइमरी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से आता है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है अपॉइंटेड बॉडीज या इंडिविजुअल के द्वारा किया जा सकता है। तो डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है मैनिफेस्ट इन सेवरल फॉर्म्स, ईच सर्विंग डिस्टिंक्ट फंक्शंस विद इन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो यूज़ होता है, यूज टू क्रिएट डिटेल्ड रूल्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्राइमरी लेजिस्लेशन। तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट ये मतलब जैसे मान लो एक प्राइमरी लेजिस्लेशन आता है, उसमें उसी के अंदर सारे डिटेल्ड रूल्स आपके रहते हैं। मतलब प्राइमरी एक लेजिस्लेशन उसी के बेसिस में जो है डिटेल्ड रूल्स का फॉर्मुलेशन किया जाता है। एक आपका ये है कि मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डर्स इन काउंसिल के माध्यम से चीज़ें की जाती हैं, मतलब ऑर्डर इन काउंसिल के विद इन है। फिर रेगुलेशन है, तो ये बेसिकली ऑफन एम्प्लॉयड इन एरिया रिक्वायरिंग टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो रेगुलेशंस जो है
ये इस कैटेगरी का भी एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जहाँ पे जिस एरिया में नॉलेज या एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, और एक्सपर्टीज़ का यूटिलाइजेशन हो सकता है। क्योंकि जैसे पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया और उसके बाद उस छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है पार्लियामेंट को लॉ पास नहीं करना है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब या कोई जो बॉडी इंडिविजुअल है वो फ्रेम कर सकते हैं खुद से ही चीज़ों को देखते हो। तो वो जो भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे वो एक्सपर्टीज़ उनके पास रहेगी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी भी ऐड आई। और इसको देखने के लिए जैसा ये भी आप समझना कि सपोज़ करो कि ये भी तो एक जिम्मेदारी है कि आपने जो भी एक बेसिक फ्रेमवर्क लॉ का बना दिया, अब ये भी है कि वो लॉ विद इन दैट फ्रेमवर्क ही होना चाहिए। मतलब जो भी उस लॉ के लिए जो पावर दिया गया है किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को, तो वो अगर लॉ बना भी रहा है उसके विद इन द फ्रेमवर्क, तो ये भी इट्स दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसी के अंदर बने। तो इसको देखने के लिए स्पेशल कमेटी होती है जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड पार्लियामेंट के अंदर कमेटी होती है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन से कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है, इसके लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं इसको, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। तो एक स्पेसिफिक पार्लियामेंट की बॉडी होती है, कमिटी होती है, दैट बेसिकली लुक इनटू इट कि अगर कोई भी लॉ जो फ्रेम हुआ है विद इन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो वो क्या बेसिक फ्रेमवर्क जो डिफाइंड है, पेरेंट लेजिस्लेशन या प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो उसके विद इन फ्रेमवर्क के अंदर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसी कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो उसे कई मतलब एक डिसेंट जो है वो मतलब एक असहमति है दैट इज़ बीइंग लाइक फेस्ड, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फेस की जा रही है। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड वाइस चांसलर। तो यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस की बात करें तो मेनली यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस को रीडिफाइन किया जा रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि जो पावर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, तो जो प्रपोज्ड रेगुलेशन है उसका कहा जा रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें नॉमिनीज़ होंगे, चांसलर जो कि गवर्नर होंगे, यूजीसी चेयरमैन होंगे, और यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स और सेनेट जो है उसमें होगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। इसमें कहा स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो ये एक फेडरल फीचर के खिलाफ भी ऐसा कहा गया। सो ये क्या है कि जो स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको कहीं मार्जिनलाइज किया जा रहा है, तो ये चीज़ एक कंसर्न है। तो इस केस में जैसे केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, तो उन्होंने अपने कंसर्न रेस किए हैं, और उनका कहना है कि जो यूजीसी है यूजीसी इन्हांस्ड रोल थ्रेटन द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी इससे। जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेट का मानना है कि जो लाइक दैट दिस मूव रिप्रेजेंट्स एन एनक्रोचमेंट, जिसमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है उसको कहीं अल्टर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको पूरी की पूरी उसको ऑटोनॉमी जो है वो ली जा रही है बाय द यूजीसी। फिर एकेडमिक फ्रीडम भी है, तो इसमें जो रेगुलेशन है वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, कुड डाइल्यूट द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, कमर्शलाइजेशन हो सकता है, पुअरर जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ सकता है। फिर ये भी कहा गया कि कुछ रीजनल पार्टी का मानना है कि कंसर्न इन प्राइवेट इंडिकेटिंग ब्रॉडर अनीस अक्रॉस द, मतलब बहुत सारे डिफरेंट, भले वो सेम जो पार्टी पावर में सेंटर में है उसी से बिलोंग करते, बट दे हैव ऑल्सो रेज सर्टन कंसर्न। अब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इसमें कहा गया कि कैन यूजीसी थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सेट द प्रोविजन सेट फोर्थ बाय द स्टेट। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो एक लॉ का फ्रेम किया गया स्टेट के असेंबली के द्वारा, और दूसरा जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जिसके माध्यम से जो भी ड्राफ्ट रूल्स जो हैं वो यूजीसी लेकर आया है। तो प्रश्न ये आता है कि क्या जो स्टेट के लॉ है उसको ओवरराइड किया जा सकता है बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड मतलब पार्लियामेंट का लॉ तो है, बट वो जो ऑर्डर आया है या रूल है वो दैट इज ऑफ द यूजीसी, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव के बॉडी के ऑर्डर क्या स्टेट असेंबली के द्वारा फ्रेम्ड लॉ को सरपास कर सकता है क्या? तो ये एक चैलेंज जो है रहता है। अब इसमें जुडिशियल चैलेंज भी है, तो यहाँ पे मतलब कहा गया मतलब एक जुडिशियल चैलेंज भी है। अब एक जो स्टेट्स हैं दे हैव सेड कि वो हाई लेवल डेलीगेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी सेंड करेंगे कि किस टाइप से रेगुलेशन और ये है, इससे लीगल एस्केलेशन भी आपका हो सकता है एंड जो रिलेशनशिप सेंटर स्टेट के बीच में भी उससे काफ़ी हद तक अफेक्ट आपका हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पर है, ये जो मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर की बात आपकी हो रही है। अब ये पॉइंट्स बाकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। मिनी अरब समिट की बात अगर किया जाए, गाजा क्राइसिस, तो यहाँ पे सऊदी समिट आपकी जो हुई है सऊदी अरेबिया में, मिनी अरब समिट कहा गया। तो यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने
होस्ट किया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें जॉर्डन और इजिप्ट है, जिस टू डिस्कस यूनिफाइड स्टैंस गाजा के अंदर। तो समिट जो है आपका फरवरी 22 को की गई, जो कि सेलिब्रेशन ऑफ सऊदी का जो फाउंडिंग डे भी सेलिब्रेट आपका किया जाता है, और रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी लाया जाए, ऐसा उनका कहना है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो कई किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन है, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रपोजल का फॉर गाजा स्ट्रिप। जो प्रपोजल है ना कि अभी वहाँ पे हम नए तरीके से स्ट्रक्चर और ये सब बनाएंगे, और जो वहाँ पैलेस्टीनियंस हैं उनको कहीं और रह सकते हैं, इस टाइप का जो बात कही गई है। तो इनफॉर्मल गैदरिंग का जो एम है कि कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन जीसीसी स्टेट जॉर्डन और इजिप्ट के बीच में लेकर आ जा सके। टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ प्रपोजल रखा गया। कुछ रीजन जो है वो इसराइल के पास हो, जो कुछ रीजन हो वो आपका फ़लस्तीन के पास हो। तो फ़लस्तीन के पास जैसे एक वेस्ट बैंक का रीजन और गाज़ा वाला रीजन है, तो उस पर उनका प्रेजेंस होना बहुत आपका ज़रूरी है। तो इस पर चर्चा आपकी लगातार चल रही है। क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का 2025 के प्रीलिम्स का मस्ट को है, तो इसमें 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और 20% आज आपका ऑफ है। 25 फ़रवरी से आपकी क्लासेस जो हैं शुरू हो जाएंगी, और अप्रैल एंड तक आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर का कोर्स वो भी आप अलग से ले सकते हैं, बट क्रैश कोर्स में वो इंक्लूडेड है। और ये सारे कोर्सेज जैसे PT 730 है, टेस्ट सीरीज़ है, कोर्स साइंस टेक पे भी है, कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, एक अभी मेंस मॉड्यूल आएगा, 2026 का कोर्स आएगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आएगा, बहुत सारे कोर्सेस हैं, उनका आप हिस्सा बन सकते हैं। APFC का कोर्स भी आपका लॉन्च हो चुका है, 28 तारीख से आपको इस पर लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे। तो इसका भी प्राइस अराउंड 1800 है, और इस पर भी 20% ऑफ रहेगा, तो 1500 के आसपास प्राइस होके फिर आप अपने क्लासेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस आपके हैं। साइंस टेक के कोर्स मिस ना करें, साइंस टेक अगर आपका कवर नहीं है। पॉलिटी गवर्नेंस का भी सेपरेट कोर्स चाहे तो आप कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें, या sauravpandeyupsc.com वेबसाइट पे जाके, और फिर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, या कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप अपने द हिंदू सेशन की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आप देख लो, बॉर्डर मैनेजमेंट हैज़ मैनी चैलेंजेस, ज्योग्राफी ऑफ द रीजन इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे आप देख लो, और इस क्वेश्चन को आप आंसर ज़रूर से करें, और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में लिखने की। लिखना बहुत मैटर करता है। एंड सेशन का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया है, sauravpandeyupsc.com वेबसाइट से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।